इतिहास के पन्नों को पलटे तो हमें चीखें सुनाई देती है, युद्धों की, क्रांतियों की और ढहते साम्राज्यों की। लेकिन इतिहास का सबसे बड़ा हिस्सा सन्नाटे में लिखा गया, वो सन्नाटा जो उन समझौतों में होता है जो बंद कमरों में किए जाते हैं। वो सन्नाटा उन वायर्स में दौड़ता है जो एक देश की मेहनत को दूसरे देश की तिजोरी से जोड़ते हैं। जब हम शक्ति की कल्पना करते हैं तो हमारे मन में सिकंदर का नाम आता है, सीजर या नेपोलियन बोनापार्ट की तस्वीरें उभरती है। लेकिन 20वीं सदी के उत्तरार्ध में शक्ति ने अपना चेहरा बदल लिया। वो अब लोहे के कोच में नहीं है, बल्कि विश्वास के लिबास में आई है, ट्रस्ट के लिबास में आई। एक ऐसा विश्वास जिसने ये तय किया कि रेगिस्तान की धूल से निकलने वाला काला तरल पदार्थ मतलब क्रूड ऑयल ही दुनिया की धड़कन बनने वाला है या बनेगा। एंड्रयू कार्नेगी ने जब कहा था कि संसाधनों को नियंत्रित करो मतलब रिसोर्सेस को कंट्रोल करो, तो वह केवल धरती के खनिजों की बात नहीं कर रहे थे, वो उस साइकोलॉजी को कंट्रोल करने की या उस साइकोलॉजी ऑफ कंट्रोल की बात कर रहे थे जो राष्ट्रों को, देशों को एक दूसरे के ऋणी बना देता है। आज की दुनिया एक ऐसी अल्केमिकल रियलिटी पर टिकी है जहां तेल और डॉलर का मिलन महज एक व्यापार नहीं है, बल्कि आधुनिक सभ्यता का ऑपरेटिंग सिस्टम है। आज के इस वैल्यूबल वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो मैथमेटिक्स जो डॉलर्स और पेट्रोलियम के बीच में है, क्रूड ऑयल और डॉलर के बीच में है। वक्त की मांग क्या है, समय की मांग क्या है और वक्त क्या कह रहा है जब पेट्रो डॉलर्स ये वर्ड्स सामने उभर कर आया है। जब बात हो रही है पेट्रोलियम की, जब बात हो रही है ऑयल की, कैसे हम आपके सभी के फाइनेंसेस इम्पैक्ट हो सकते हैं, संभावना हो सकती है, कैसे इस गणित को समझा जाए जब बात हो रही है पूरी लड़ाई की, जब बात हो रही है पूरे वर्ल्ड वार होने की। नंबर 1, द इनविजिबल कॉन्ट्रैक्ट, एक अदृश्य अनुबंध। 1974 का वो साल कोई साधारण साल नहीं था। वो साल था जब दुनिया ने अपनी आत्मा बदल दी। निक्सन और फैजल के बीच हुआ वो समझौता कोई कागजी दस्तावेज नहीं था, वो एक सिविलाइजेशनल शिफ्ट था। इसे पेट्रो डॉलर केमिस्ट्री कहना आसान है, लेकिन असल में ये फाइनेंशियल कॉलोनाइजेशन का एक नया और परिष्कृत रूप था। अमेरिका ने दुनिया को एक ऐसी मजबूरी में बांध दिया जहां आपको जीवित रहने के लिए डॉलर चाहिए था। ये कोई नफरत या प्यार का खेल नहीं था, ये सर्वाइवल का स्मार्टेस्ट वे था। जब डॉलर सोने से आज़ाद हुआ तो उसे तेल के पंख मिल गए। इसने अमेरिका को दुनिया का एकमात्र सेंट्रल बैंक बना दिया। ये महानता का वो स्तर है जहां आप बिना तलवार उठाए पूरी दुनिया के लेबर पर टैक्स लगा सकते हैं। नंबर 2, हरमुज, द थ्रोट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का गला, स्ट्रेट ऑफ हरमुज बोलते हैं उसको। कल्पना कीजिए एक ऐसी नली जिससे पूरी दुनिया का खून गुजरता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। वही नली है जो 39 किलोमीटर, 33 कोई बोलता है, कोई 39 किलोमीटर बोलता है, का वो फैसला तय करता है कि बीजिंग में फैक्ट्री चलेगी या नहीं, दिल्ली में किसान का ट्रैक्टर चलेगा या नहीं। जियो पॉलिटिक्स में भूगोल ही भाग गए। यहाँ की लहरें किसान की सगी नहीं है। यहाँ जो भी देश खड़ा होता है वो खुद को दुनिया का रक्षक कहता है, लेकिन असल में वो दुनिया की चाबी है, की है, अपने पास रखना चाहता है। यह जगह किसी विलन या हीरो की नहीं है, ये जगह जोग्राफिक इनवेडेबिलिटी की है। यहाँ की शांति दुनिया की समृद्धि है और यहाँ का तनाव दुनिया के लिए प्रॉब्लम हो सकता है या प्रॉब्लम हो रहा है। नंबर 3, द मल्टी लेयर चेस, बहुस्तरीय शतरंज। आज का युद्ध कोई साधारण संघर्ष तो नहीं है, ये एक 3 डायमेंशनल चेस है। पहली परत है ऊर्जा की भौतिक सुरक्षा, दूसरी परत है मुद्रा का प्रभुत्व और तीसरी है सबसे गहरी भविष्य की व्यवस्था का खाका बनाना, प्लान करना, या यूँ कहे एक सॉलिड या कंक्रीट प्लान करना, खाका बनाना, उसको रोड मैप बनाना। जब हम मध्य पूर्व में आग देखते हैं तो हमें लगता है कि ये ज़मीन की लड़ाई है, लेकिन गौर से देखिए
ये उन पाइपलाइनों और व्यापारिक रास्तों की लड़ाई है जो आने वाली सदी की ब्लड लाइन तय करेगी। ये किसी देश के अहंकार की लड़ाई नहीं है, बल्कि उनके अस्तित्व की लड़ाई है। यहाँ कोई भी पक्ष गलत नहीं है, वे सब अपने अपने राष्ट्रीय हितों के बारे में सोच रहे हैं। कहते हैं एट इंटरनेशनल लेवल देर आर नो फ्रेंड्स, देर आर नो फूज, बट फॉर देयर ओन नेशनल इंटरेस्ट। सभी के अपने अपने हित है, सभी के अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट है, इसलिए वहाँ पे ये सब कुछ चल रहा है। नंबर 4, द साइलेंट इरोजन। दोस्तों, रूस और चीन का उदय किसी क्रांति जैसा शोर नहीं मचा रहा, बल्कि एक साइलेंट टेक्टोनिक शिफ्ट है। वे डॉलर को ख़त्म नहीं करना चाहते, वे बस उसके एक अधिकार को, या यूं कहे मोनोपोली से बचना चाहते हैं। इसे डी डॉलराइजेशन कहना एक छोटा शब्द होगा। असल में ये ग्लोबल ऑटोनॉमी की तलाश है। जब दुनिया के बड़े खिलाड़ी अपनी करेंसी में व्यापार करने की बात करते हैं तो वे किसी देश का अपमान नहीं कर रहे होते, केवल अपने जोखिम को बांट रहे होते, रिस्क को कम कर रहे होते। ये महानता का वो दौर है जहां ताकत एक केंद्र से हटकर कई केंद्रों में बिखर रही है। ये पतन नहीं है, ये इवोल्यूशन है। नंबर 5, इंडिया द अल्केमिस्ट ऑफ बैलेंस, संतुलन का कीमियागार। दोस्तों, भारत की तटस्थता कोई कायरता नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक मास्टर क्लास है। भारत जानता है कि आज की दुनिया में पक्ष लेना खुद को सीमित करना है। भारत की महानता इसमें है कि वो रूस की ऊर्जा, अमेरिका की तकनीक और मिडल ईस्ट के निवेश को एक ही मेज पर ला सकता है और ला रहा है। ये बीच का रास्ता बुद्ध का रास्ता है, जहां आप किसी के पिछ लघु नहीं बनते, बल्कि आप खुद एक ग्रेविटी सेंटर बन जाते हैं। भारत आज दुनिया को ये सिखा रहा है कि कैसे अपनी ज़रूरतों को बिना अपनी गरिमा खोए पूरा किया जा सकता है। तो कहने की बात है कि बहुत कुछ पॉसिबल है, बहुत कुछ संभव है आज की दुनिया में जब हम अपना स्टैंड लेते हैं। नंबर 6, ब्रिटेन द गार्डियन ऑफ एसेट। दोस्तों, लंदन की फाइनेंशियल गलियारों में या वित्तीय गलियारों में जो सन्नाटा है वो बहुत कुछ कहता है। ब्रिटेन अब युद्धों का चेहरा नहीं है, वो युद्धों का अकाउंटेंट है। ब्रिटेन की न्यूट्रलिटी, तटस्थता उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। वो जानता है कि जब तक पैसा घूम रहा है उसका प्रभाव बना रहेगा। पेट्रो डॉलर के इस महासागर में ब्रिटेन वो बंदरगाह है जहां हर जहाज को रुकना ही पड़ता है। उसकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस ये है कि जानते हैं कि तलवार से ज़्यादा ताकत पेन और बही खाते में होती है। नंबर 7, ICBM द पीस ऑफ टेरर। दोस्तों, ICBM को कहते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ये महानता एक डरावना रूप लेती है। ICBM और परमाणु हथियार केवल हथियार नहीं है, वो शांति के क्रूर गारंटर है। शक्ति का एक सिद्धांत कहता है शांति तब नहीं आती जब सब अच्छे हो, शांति तब आती है जब युद्ध की कीमत सर्वनाश हो। आज कई देश इस परमाणु या न्यूक्लियर कवच को इसलिए ओढ़ रहे ताकि वो पेट्रो डॉलर के इस खेल में अपनी शर्तों पर खेल सके। ये नैतिकता का पतन हो सकता है, लेकिन जियोपॉलिटिकल रियलिटी का शिखर है। यहाँ अहिंसा की बात वही कर सकता है जिसके पास हिंसा करने की पूरी क्षमता हो, पूरी कैपेसिटी हो। नंबर 8, वीर भोग्य वसुंधरा द इटर्नल लॉ, द शाश्वत नियम। दोस्तों कहते हैं वीर भोग्य वसुंधरा, इस धरती का जो सुख है, आस्वाद है, धरती का एंजॉय जो वही भोग सकता है आज के समय में जो वीर है। और वीर कौन होता है आज के समय में? जिसके पास पैसा है, जिसके पास आसेट है। ये केवल श्लोक नहीं है, ये ब्रह्मांड का कानून है। वीर वह नहीं है जो युद्ध शुरू करे, बल्कि वो है जो युद्ध को अपने शर्तों पर ख़त्म करने का दम रखे। रिसोर्सेस हमेशा शक्ति की ओर आकर्षित होते हैं। ये गुरुत्वाकर्षण के नियम जैसा है, अगर आप अपने संसाधनों की रक्षा नहीं कर सकते तो प्रकृति उन्हें आपसे छीन कर किसी और को दे देगी। वैश्विक राजनीति में कोई दया नहीं होती, यहाँ केवल कैपेबिलिटी, क्षमता होती है। जो देश आज महान है वे इसलिए महान नहीं है कि वे अच्छे हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि वे अपनी रक्षा करने के योग्य हैं। नंबर 9,
द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फेट। भविष्य किसी एक साम्राज्य के पतन का नहीं होता, बल्कि चेतना के विस्तार का होता है। तेल से लिथियम तक और डॉलर से डिजिटल करेंसी तक का सफ़र केवल तकनीक का बदलाव नहीं है, ये इंसान की ताकत को परिभाषित करने का नया तरीका है। सिस्टम कभी मरता नहीं है, वो अपना केवल चोला बदलता है। आने वाले समय में जो डेटा ऊर्जा को नियंत्रित करेगा वो अगला पेट्रो डॉलर बनाएगा। ये हम एक ऐसी दहलीज पर खड़े हैं जहां पुराने दीवारें गिर रही है और नई नींव रखी जा रही। ये महानता का वो क्षण है जब भविष्य अभी लिखा जा रहा है, लिखा जाने वाला है। तो दोस्तों, कहने की बात यहाँ पे ये है, पूरी महाकथा का सार क्या है, ये क्या हम केवल तेल, डॉलर और मिसाइलों की कहानी सुन रहे हैं? ऐसा नहीं है। हम कहानी सुन रहे थे ह्यूमन डेस्टिनी की, मानव नियति की। हम देख रहे थे कि कैसे कुछ विचार, कुछ समझौते और कुछ संसाधन पूरी मानवता के जीने का तरीका बदल देते हैं। आज जब पेट्रो डॉलर की इस ढहती या बदलती हुई इमारत को देखते तो हम डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें समझने की ज़रूरत है, महानता किस देश का झंडा उठाने में नहीं है, महानता इस खेल को समझने और इसमें अपनी सोवेनिटी बनाए रखने में है। तो दोस्तों, स्वार्थ और सुरक्षा ने मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसने आधी सदी तक दुनिया को चलाया। हमने मतलब ये कोई भी देश पूरी तरह से सही या गलत नहीं है, वो सब अपने अपनी सभ्यताओं को बचाने के जद्दोजहद में लगे हुए। तो किसी ने किसको अच्छा बोलना, किसको खराब बोलना यहाँ पे सही नहीं है। मध्य पूर्व की रेत में दबे तेल से लेकर वाशिंगटन की प्रिंटिंग प्रेस तक और मॉस्को की मिसाइलों से लेकर भारत के संतुलित कदमों तक, ये सब एक ही महानाटक के दृश्य है। और इस नाटक का नाम होता है शक्ति की खोज, द क्वेस्ट फॉर पावर। लेकिन एक महान सच ये भी है कि हर वो सिस्टम जो अन्याय या असंतुलन पर टिकता है, उसे एक दिन बदलना पड़ता है। आज वो दरारें हमें पेट्रो डॉलर में दिख रही है। ये विनाश की निशानी नहीं है, बल्कि एक नए न्यू बर्थ की आहट हो सकती है। एक ऐसी दुनिया जहां शक्ति किसी एक केंद्र में नहीं, जहां ऊर्जा किसी एक कुएं में नहीं चलेगी और जहां सिक्योरिटी किसी एक महाशक्ति के रहमो करम पर भी नहीं चलेगी। लेकिन यहाँ पे साथ ही साथ ये एक बात जोड़ना जरूर चाहूँगा कि डॉलर केवल अमेरिका की शक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया की स्टेबिलिटी का इंश्योरेंस भी बन चुका है। जब रूस या चीन या कोई भी शक्ति, उभरती हुई शक्ति अपनी मुद्राओं की बात करते हैं तो एक विकल्प जरूर देते हैं, लेकिन ये विश्वास या ट्रांसपेरेंसी नहीं दे पाते जो पिछले 50 सालों से डॉलर ने दिए हैं। डॉलर की महानता इसमें नहीं है कि वो कागज़ के नोट है, बल्कि इसमें है कि वो दुनिया के सबसे गहरे और तरल लिक्विड वित्तीय बाजार का प्रवेश द्वार है। तो दोस्तों, कहने की बात है कि तेल से शुरू हुआ सफ़र अब डेटा, तकनीक और अंतरिक्ष तक पहुंच गया है। लोग कहते हैं कि तेल ख़त्म हो जाएगा तो डॉलर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन शायद ये सत्य नहीं है, सही नहीं है। कुछ बातों को समझना ज़रूर चाहिए जो वास्तविक है। डॉलर ने खुद को कम्युनिटी से ऊपर उठाकर स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू बना दिया। आज अगर तेल युआन में बिकता भी है तो उस युआन की कीमत भी अंततः डॉलर के मुकाबले ही तय होती है। डॉलर का साम्राज्य तलवारों पर नहीं, बल्कि इकोसिस्टम पर टिका है। वैश्विक ऋण, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, यहाँ तक कि भविष्य की डिजिटल संपत्तियाँ भी डॉलर के ही इर्द गिर्द बुनी जा रही है। एक इनविजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कॉमन लोगों को दिखता नहीं है, ऑर्डिनरी लोगों को समझ में आता नहीं है, जिसे रातों रात नहीं बदला जा सकता। लेकिन साथ ही साथ ये भी यहाँ जोड़ूंगा, वीर भोग्य वसुंधरा का सिद्धांत यहाँ भी लागू होता है। शक्ति है तो सब कुछ है। शक्ति केवल उसी के पास नहीं होती जो संसाधन पैदा करता है, बल्कि उसके पास होती है जो उन संसाधनों की लेन देन की भाषा समझते हैं, जानते हैं, लिखते हैं। और वो भाषा आज भी डॉलर है। आज भी वो डॉलर्स की भाषा सब कुछ समझते हैं, सबको पता है, सब जानते हैं।
तो दोस्तों एक निष्पक्ष न्यूट्रल, किसी के फेवर में नहीं, किसी के अगेंस्ट में नहीं, एक बैलेंस वीडियो जो मैंने पेट्रो डॉलर की केमिस्ट्री जो होती है, जो पेट्रोलियम की वजह से जो लड़ाइयाँ चल रही है, लड़ाइयाँ हुई है, वार हुए हैं, इसी के बारे में थोड़ा सा एफर्ट्स, जो पेट्रो डॉलर जो वर्ड है, एक कंसेप्ट है, कैसे हम आपके पर्सनल फाइनेंस पे असर हो सकता है अगर ये लड़ाई और बहुत देर चली तो। लेकिन हम अपने चैनल पर पैसे के बारे में, मनी के बारे में या वेल्थ के बारे में ही, वेल्थ जनरेट करने के बारे में ही बोलते हैं। लेकिन दिस सिचुएशन, दिस मैटर विल इम्पैक्ट on your pocket, on your wallet. That's why I prepared this video to elaborate you, to explain you how petrodollar concept is working, कैसे डॉलर्स और पेट्रोलियम का कैसे सीधा संबंध है। तो पैसे के एंगल से आपको पता होना चाहिए, मेरे व्यूअर्स को पता होना चाहिए। एक न्यूट्रल बैलेंस वीडियो फ्रॉम माय साइड। वीडियो को लाइक करना न भूले, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फ्यूचर के वीडियोस आपके द्वारा मिस ना हो। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं और जब यूट्यूब नोटिफिकेशन देना चाहेगा तो उस समय बेल आइकन को प्रेस करने से आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाते। कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन।